दोस्तों, आज दुनिया के आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चाइना अकेला बेचता है। Chinese conglomerate BYD has surpassed Tesla in electric vehicle sales. 1995 में चाइना की जीडीपी थी $734 बिलियन और आज 2025 आते आते उनकी जीडीपी बन गई है $19.23 ट्रिलियन, यानी तकरीबन 25 गुना विकास। और इसके साथ ही चाइना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। In the last 20 years, China climbed the world's economic ranks. Now, its size remains second only to that of the United States. एआई में चाइना के पास 473 पेटेंट्स हैं, बल्कि बाकी पूरी दुनिया के पास सिर्फ 608 पेटेंट्स हैं। ये सब ग्रोथ हुई है पिछले 30 सालों में। पर ये सब हुआ कैसे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना ने इतने कम समय में ये सब अचीव कैसे कर लिया, और उसके अलावा वो स्पेशल पॉलिसी के बारे में जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है सन 1949 में। इंडिया की तरह चाइना भी एक नए युग में कदम रख रहा था। कई सालों तक युद्ध, गुलामी और मुश्किलों से जूझने के बाद चीन कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जेडुंग नाम के एक नेता ने लोगों को एकजुट किया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। चाइना की आज़ादी का ये पल था। देश ने अब खुद को एक नया रास्ता चुना था, पर उनके पास एक सबसे बड़ी चुनौती थी और वो थी भूखमरी। 1949 में चाइना की आबादी करीब 50 करोड़ की थी। ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे। औसतन एक व्यक्ति की सालाना कमाई 5,000 रुपए से भी कम थी। माओ ने लोगों को एकजुट करने के लिए नारे दिए, जैसे चीन अब खड़ा हो गया है। इससे लोगों में जोश आया, लेकिन इस जोश से पेट नहीं भरा जा सकता था दोस्तों। इसीलिए उसने कई नीतियां अपनाई, पर वो कुछ खास चली नहीं। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे करोड़ों चीनी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। माओ ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि चाइना को तेजी से एक कृषि आधारित देश से औद्योगिक और समाजवादी देश बनाया जाए और जल्द से जल्द चाइना ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ दे। इस रिफॉर्म में किसानों को अपने छोटे छोटे खेत छोड़कर बड़े सामूहिक खेतों में काम करने के लिए कहा गया। माओ का उद्देश्य था कि इससे खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ेगा, अनाज की पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। ऐसा करने से किसानों को इनकम कम होने वाली थी। जैसे कि वो खेत में कितना भी काम करें, फिर भी उनकी तनख्वाह उतनी ही रहने वाली थी। उनको अपनी ज़मीन और आज़ादी छीन ली गई। उस वजह से किसानों का खेत में ज़्यादा मेहनत करने का मोटिवेशन कम हो गया। उस वजह से पैदावार कम हुई। उसके बाद माओ ने छोटे छोटे गांव में लोहे के भट्टे लगवाए ताकि लोग अपने घरों में ही लोहा बना सके। उसका लक्ष्य था कि चीन का स्टील प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग खेती छोड़कर लोहा बनाने लगे। लेकिन जो लोहा वो किसान बना रहे थे वो बहुत खराब क्वालिटी का था और वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं था। उसी बीच किसी ने माओ को ये बताया कि चिड़िया बहुत ज़्यादा फसल खा रही है, तो उसने बिना सोचे समझे सारे चिड़ियों को मारने का आदेश दिया। लेकिन उससे नैसर्गिक संतुलन बिगड़ गया और परिणाम ये हुआ कि उसे कीटों की संख्या बहुत बढ़ गई, जिन्होंने फसलों को ज़्यादा नष्ट किया। और ये सब होने के बाद गांव के स्थानिक अधिकारियों ने सरकार को खुश करने के लिए उत्पादन के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए, जबकि वास्तव में हालत बहुत खराब थी। इससे देश में अनाज की कमी और भी गंभीर हो गई। 1959 और 1960 में अनाज का उत्पादन 15 से 16% कम हो गया। अनाज की कमी इतनी गंभीर थी कि लोग जीवित रहने के लिए कुछ भी खाने को मजबूर हो गए। कई इलाकों में लोग घास, पेड़ की पत्तियां खाने लगे। कुछ जगह पर लोग पेड़ की छाल को उबाल कर खाने लगे।
यह ना तो पौष्टिक था और ना ही पचने योग्य। इससे पेट की बीमारियां बढ़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि कुछ लोग मिट्टी भी खाने लगे, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कुछ जगह पर अत्यधिक भूख के कारण मृत लोगों का मांस खाने को लोग मजबूर हो गए। ये मानवता के लिए एक काला धब्बा था। इस अकाल में 3 से 4.5 करोड़ लोग मारे गए। यह संख्या कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इसके बाद अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। लोगों का सरकार से भरोसा उठ गया और कई परिवार बिखर गए। कुछ गांव पूरी तरह उजड़ गए। उसके बावजूद भी माओ ने अपनी नीतियों को सही ठहराया और रिफॉर्म्स में सुधार करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। आज भी ये घटना चाइना के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय के रूप में याद की जाती है। फिर कहानी में आता है एक ऐसा मोड़, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसी आंधी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साल था 1966। माओ का एक कम्युनिस्ट सपना था जिसमें हर इंसान बराबर हो, जिसमें कोई कैपिटलिज्म की व्यवस्था ना हो। वो अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। लोग नौकरशाही में उलझ रहे थे और कुछ नेता, जिन्हें माओ सुधारवादी कहता था, वो देश के कैपिटलिज्म को रास्ते पर ले जा रहे थे। ये माओ को पसंद नहीं आया। माओ ने सोचा ये नहीं चलेगा, हमें एक नई क्रांति चाहिए, एक ऐसी क्रांति जो लोगों के दिल और दिमाग पर कब्जा करे। और इस तरह शुरू हुई सांस्कृतिक क्रांति, जिसे चीनी में वेंग हुआ डागे मिंग भी कहा जाता है। माओ ने नौजवानों को बुलाया जो स्कूल, कॉलेज और गलियों में थे। उन्होंने कहा, तुम देश का भविष्य हो, तुम्हें पुरानी व्यवस्था को तोड़ना होगा। माओ ने एक नया नारा दिया, पुरानी को तोड़ो, नया बनाओ। उसका मानना था कि चीन की आत्मा को बचाने के लिए पुरानी संस्कृति, पुराने रीति रिवाज, पुरानी सोच, सब कुछ मिटाना होगा। लेकिन यह काम कोई सरकार या सेना नहीं करेगी। यह जिम्मा सौंपा गया था देश के नौजवानों को, जिनके दिलों में क्रांति की आग पहले से ही भड़क रही थी। माओ का आदेश सुनते ही लाखों नौजवानों ने लाल रंग की पट्टियां अपने बाहों पर बांध दी और रेड गार्ड्स बन गए। उनके हाथों में माओ की एक छोटी सी लाल किताब होती थी, जिसमें माओ के विचारों का संग्रह भी कह सकते हैं। यह किताब उनके लिए किसी भगवद गीता या कुरान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हर सवाल का जवाब, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें लिखा हुआ था। शहरों की सड़कों पर, गांव की चौराहों पर रेड गार्ड्स की टोलियां निकल पड़ी। उनके चेहरे पर जोश था, आंखों में एक आग थी। जो कुछ भी पुराना था उसे जलाने के लिए वो तैयार थे। माओ ने उन्हें 4 चीजों को नष्ट करने का आदेश दिया: पुरानी संस्कृति, पुराने रीति रिवाज, पुरानी आदतें और पुरानी सोच। और रेड गार्ड्स ने इस आदेश को दिल से लगा लिया। और फिर क्या, हथौड़े और लाठियां लेकर रेड गार्ड्स मूर्तियां तोड़ने लगे। मंदिर की दीवारों पर माओ के नारे लिखने लगे। गांव वाले डर के मारे चुपचाप देखते थे, क्योंकि किसी की भी इन रेड गार्ड्स के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। शिक्षकों को, जिन्हें पुरानी सोच का प्रतीक कहा गया, उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। कुछ को सड़कों पर घसीटा गया, उनके सिर मुंडवाए गए और उनके गले में पोस्टर लटकाए गए जिस पर लिखा था, मैं क्रांति का दुश्मन हूं। किताबें जलाई गई, प्राचीन चित्र, कविताएं और यहां तक पारंपरिक संगीत भी वर्जित किया गया। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में सड़कों रेड गार्ड के नारों से गूंज रही थी। रेड गार्ड्स को यह अधिकार दिया गया था कि वो किसी को भी क्रांति का दुश्मन घोषित कर सकते थे। उसके बाद पड़ोसी पड़ोसी पर शक करने लगा। बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ खड़े हो गए। एक बेटी ने तो अपने पिता को ही रेड गार्ड्स के हवाले कर दिया, क्योंकि उसने पुरानी किताबें छिपा कर रखी थी। एक भाई ने अपने भाई की शिकायत कर दी, क्योंकि उसने माओ की आलोचना की थी। दोस्तों, ये एक ऐसा समय था जब परिवार टूट रहे थे और दोस्त दुश्मन बन रहे थे।
जल्दी ये क्रांति बेकाबू हो गई। रेडगार्ड्स की अलग अलग टोलियां बन गई जो एक दूसरे से ही लड़ने लग गए। हर टोली ये दावा करती थी कि ये माओ के असली अनुयायी है। बीजिंग, शंघाई और अन्य शहरों में सड़कों पर हिंसा छा गई। लोग मरने लगे, दुकानें लूटे जा रही थी, कारखाने ठप पड़ गए, अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई। स्कूल कॉलेज बंद थे, लोग काम छोड़कर क्रांति में कूद गए। माओ ने शुरू में रेड गार्ड्स को प्रोत्साहित किया था, लेकिन 1966 आते आते उसे भी लगने लगा कि यह आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है। उसने सेना को बुलाया ताकि रेड गार्ड्स को काबू में किया जा सके, लेकिन तब तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी थी। सेना ने रेड गार्ड्स को काबू में किया, पर उसके बाद 1976 आते आते माओ की भी मृत्यु हो गई, और माओ की मृत्यु के साथ ही सांस्कृतिक क्रांति का हमेशा के लिए अंत हुआ। दोस्तों, अब कहानी में एंट्री होती है हमारे असली हीरो की। उसका नाम था डेंग शियाओपिंग। डेंग कोई साधारण आदमी नहीं था, दिखने में 5 फीट का छोटा आदमी, पर उसने कई बार माओ को अपमानित किया था। अब वो चीन का नया नेता बनने जा रहा था। डेंग का दिल और दिमाग माओ से काफी अलग था। जहां माओ क्रांति और आदर्शों की बात करता था, वही डेंग कहता था गरीबी अच्छी नहीं है, हमें आमिर बनना चाहिए। जब किसी क्रांतिकारी ने डेंग से पूछा कि आप कौन से रास्ते पर चलने वाले हो, कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट, तो डेंग ने कहा क्या फर्क पड़ता है कि बिल्ली काली है या सफेद, जब तक वो चूहों को पकड़ रही है। मतलब रास्ता कोई भी हो, बस देश को आगे ले जाने वाला चाहिए। 1978 में डेंग एक नया नारा लेकर आया, सुधार और खुलेपन की नीति, रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप। उसने चीन के बंद दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए। डेंग ने सोचा पूरा देश तो एक साथ नहीं बदल सकता, तो इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को एक छोटे से शहर से शुरू करते हैं। उसने कुछ शहरों को चुना, जैसे शेंजन, युहाई, शांताऊ, जियामिन। ये शहर उस समय के छोटे मोटे मछली पकड़ने वाले गांव थे। इन शहरों को उसने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का दर्जा दिया। डेंग ने विदेशी कंपनियों को बुलाकर उनको सस्ती जमीन, सस्ता मजदूर दिया और कहा कि आपको जो काम करना है वो आप यहां करो, आपको सरकार का पूरा समर्थन रहेगा, आपको कोई भी परेशानी होगी तो सीधा मेरे पास आ जाना। देखते ही देखते ये न्यूज़ दुनिया की बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में फैल गई। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही एक सस्ते मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन के खोज में थी, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत कॉस्टली होता है। एम्प्लॉयज की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है और लेबर लॉज और यूनियन को संभालते संभालते उनका खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनका प्रॉफिट बहुत कम हो जाता। विदेशी कंपनियां जैसे अमेरिका, जापान, यूरोप से चाइना में शिफ्ट होने लगी। एक ही दशक में शेंजन जैसे छोटे शहर में कई कारखाने खुल गए, रास्ते कंक्रीट से बन गए, आसमान छूती इमारतों का कंस्ट्रक्शन वहां पर शुरू हो गया। शेंजन के लोग जो कभी सिर्फ मछली पकड़ते थे, अब कारखानों में काम करने लगे। कपड़े, खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले कारखाने दिन रात चलने लगे। लाखों लोग छोटे छोटे गांव से शेंजन जैसे शहर में जाने लगे। इन लोगों ने दिन रात फैक्ट्री में काम किया और उसके बदले में उनकी जिंदगी बदल गई। उनके बच्चे स्कूल में जाने लगे, उनके घरों में बिजली और पानी की सुविधाएं पहुंचने लगी। उसके बाद डेंग एक नया रिफॉर्म लेकर आया जिसका नाम था हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। दोस्तों, पहले क्या होता था कि गांव में लोग सामूहिक खेती करते थे, जहां सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था। अगर किसान ज़्यादा मेहनत करे या फिर कम मेहनत करे, फिर भी उनको उतने ही पैसे मिलते थे। लेकिन डेंग ने कहा अब हर परिवार अपनी ज़मीन पर खेती करेगा। जो अतिरिक्त अनाज पैदा होगा वो बाजार में उसे बेच सकता है। ये सुनकर गांव के लोग बहुत खुश हो गए।
खेती करने में उनका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किसानों ने जी जान लगाकर मेहनत शुरू की। उससे अनाज का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। गांव में खुशहाली लौट आई। दोस्तों, ये एक ऐसा सपना था जो माओ के ज़माने में कोई नहीं देख सकता था। डेंग के सुधारों ने चीन को दुनिया का फैक्ट्री हाउस बना दिया। मेड इन चाइना का लेबल हर देश, हर दुकानों में दिखने लगा। उसकी नीतियों की आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने कहा उनके सुधारों ने अमीर और गरीब के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ाई दी। लेकिन डेंग का जवाब था, पहले कुछ लोग अमीर तो बने, फिर बाकी लोगों को भी ऊपर उठाएंगे। उसका सपना था कि चीन पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करे और अपनी एक जगह बनाए। डेंग का जादू सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं था। उसने एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया। छात्रों को विदेश भेजा ताकि वो नई टेक्नोलॉजी सीख कर लाए और बाद में वो चाइना में इम्प्लीमेंट कर सके। धीरे धीरे चीन ने न सिर्फ सस्ता सामान बनाया बल्कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी भी विकसित की, जैसे हाई स्पीड ट्रेन, अंतरिक्ष यान, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का मतलब था चीन अब दुनिया के बाजारों का हिस्सा था। Ministerial Conference so agrees. उसका सामान जैसे कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स अब बिना किसी रुकावट के अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका और एशिया की दुकानों में पहुंचने लगा। 2001 से पहले चीन दुनिया के व्यापार का सिर्फ 4% हिस्सा था। 2010 आते आते यह आंकड़ा दुगना हो चुका था। शहर बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे। शहरों के बीच हाई स्पीड ट्रेन दौड़ने लगी। ये ट्रेन इतनी तेज थी कि 1200 किलोमीटर की दूरी जैसे बीजिंग से शंघाई सिर्फ 4 से 5 घंटों में तय हो जाती थी। बीजिंग का डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 2019 में खुला, वो एक तारे की तरह डिजाइन किया गया था। वो इतना विशाल है कि इसमें कई छोटे शहर समा सकते हैं। आज कई जगह रोबोट पुलिस तैनात है। Robot cop on duty. A humanoid robot has joined the police force in southern China. हुआई, जो एक छोटी सी टेलीकॉम कंपनी थी, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। 2011 में जब एलोन मस्क को रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप BYD को अपना कंपटीशन मानते हो, तो उस वक्त वो हंस पड़ा और उसने कहा कि उनकी कार बहुत घटिया है। As you're familiar with BYD, why do you laugh? BYD is Have you seen their car? well, they are on a different. You don't see them at all as a competitor. No, I don't think they have a great product. पर 10 साल बाद BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया और आज BYD दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बन गई है। 2025 में हम एक ऐसे चाइना को देखते हैं जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उनकी आज GDP $19 ट्रिलियन की है। पर सवाल यह है, क्या यह सब इंडिया कर पाएगा? क्या हम इंडिया में नए इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आ सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हम तेजी से छलांग मार सकते हैं? क्या हम बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद जैसे सिटीज को भी शेंगेन, बीजिंग और शंघाई के साथ भविष्य में कंपेयर कर पाएंगे? क्या हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनकर ये सब अचीव कर पाएंगे? दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कमेंट्स में बताइए अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहोगे।